जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द हिस्ट्री बफ पर। आज के क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10 की सिविक्स का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट की पावर को दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या इंस्टीट्यूशन के बीच में यानी कि संस्थाओं के बीच में बांट दिया जाता है, तो उसी को पावर शेयरिंग कहा जाता है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का मतलब है जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब इनके बीच में जब पावर को बांटा जाता है या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब पावर को बांटा जाता है, तो उसी को पावर शेयरिंग कहा जाता है। देखो इस पिक्चर में शुरू में ही दिखाया गया, इस पिक्चर में दिखाया गया किस प्रकार से लोग गवर्नमेंट की पावर को बांटा जा रहा है। देखो दोनों तरफ लोग हैं ना, वो किस प्रकार से गवर्नमेंट की पावर को बांट रहे हैं, एक दूसरे के बीच में इक्वली बराबर रूप से बांट रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर कुछ हेडिंग्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहली हेडिंग क्या है? मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है? एथनिक डाइवर्सिटी के बारे में। एथनिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, किन किन देशों के अंदर हमें एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और अगर किसी देश के अंदर एथनिक डाइवर्सिटी है तो वो किस किस बेस पर यानी कि किस किस आधार पर हमें एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वो इसके अंदर हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत के अंदर जो सरकार है यहाँ की, उसने यहाँ के लोगों को किस प्रकार से गवर्नमेंट के अंदर पावर शेयरिंग में हिस्सा दिया है, या फिर हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग दी है यहाँ के लोगों को भारत की गवर्नमेंट ने, वो इसके अंदर हम लोग समझेंगे। भारत के बाद हम लोग जानेंगे बेल्जियम के बारे में, कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम में किस प्रकार की एथनिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, वो इसके अंदर हम लोग जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो बेल्जियम में एथनिक डाइवर्सिटी है वो किसके बेस पर है, किस बेस पर है, लैंग्वेज के बेस पर है, कल्चर के बेस पर है, वो हम उसके अंदर जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे एथनिक डाइवर्सिटी श्रीलंका, कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में एथनिक डाइवर्सिटी किस बेस पर है ना, वहाँ पर किस प्रकार की एथनिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है, उसने अपने यहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी अपने यहाँ के लोगों को पावर में शेयरिंग दिया कि नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो उससे क्या क्या हुआ, वो उसके अंदर हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि मेजोरिटेरिज्म का मतलब क्या होता है, कि मेजोरिटेरिज्म क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। और हम इसके बाद जानेंगे कि जो मेजोरिटेरिज्म जो है वो किस प्रकार सिविल वॉर का रूप ले लेता है, सिविल वॉर क्या होता है, वो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जो बेल्जियम की सरकार है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसने अपने यहाँ के लोगों को पावर में शेयरिंग देने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए थे। स्टेप्स का मतलब होता है कदम, कौन कौन से कदम उठाए थे उसने, वहाँ की बेल्जियम की सरकार ने। उसके बाद हम जानेंगे कि जो श्रीलंका और बेल्जियम, इन दोनों की सरकारों ने अपने यहाँ के लोगों को पावर में शेयरिंग देने के लिए जो जो भी कदम उठाए हैं, जो जो भी स्टेप्स लिए हैं या फिर जो जो भी कदम उठाए हैं, उनको लेकर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, श्रीलंका ने क्या कदम उठाए और बेल्जियम ने क्या कदम उठाए, वो इन दोनों के अंदर हम लोग डिफरेंस देखेंगे। और इसके बाद हम जानेंगे कि जो पावर को किसी देश के अंदर अगर बांटा जा रहा है लोगों के बीच में, तो वो क्यों बांटा जा रहा है, पावर को शेयर करने की जरूरत क्यों है, क्यों नीड है पावर को शेयर करने की, वो इसके अंदर हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे क्या, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि जो पावर को बांटा जा रहा है लोगों के बीच में, इंस्टीट्यूशन के बीच में जो पावर को बांटा जा रहा है, वो किस किस फॉर्म में बांटा जा रहा है, ऐसी कौन कौन सी फॉर्म होती है, कितनी फॉर्म होती है पावर शेयरिंग की, वो इसके अंदर हम लोग जानेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। सबसे पहली बात, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। देखो पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट की यानी कि अथॉरिटी जो होती है, जब गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है, जब उसकी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए यानी कि बांट दिया जाए, बिटवीन किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बांट दिया जाए, या फिर इंस्टीट्यूशन के बीच में बांट दिया जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो इस पिक्चर में दिखाया गया किस प्रकार से इक्वली बराबर रूप से लोगों के बीच में पावर को बांटा जा रहा है, वो इस पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है। आगे देखें, आगे हमारा क्या है, एथनिक डाइवर्सिटी। देखो एथनिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है जब किसी भी देश के अंदर जो लोग रहते हैं, जब किसी देश के अंदर जो लोग रहते हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट पाया जाता है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंस पाया जाता है उनके अंदर, है ना। तो जो लोग रहते हैं उनके अंदर जो भी डिफरेंस पाया जाता है, वो किस किस बेस पर डिफरेंस पाया जाता है, या तो कास्ट के बेस पर,
या लैंग्वेज के बेस पर या कल्चर के बेस पर, तो लोगों के बीच में जो भी डिफरेंस पाया जाता है उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एथनिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी देश के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो सभी लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, या तो कास्ट के बेस पर अलग होंगे, उनकी कास्ट अलग अलग होगी, या फिर वो लोग लैंग्वेज भाषा अलग अलग प्रकार की बोलते होंगे, कोई मलयालम बोलता होगा, कोई तमिल बोलता होगा, कोई तेलुगु बोलता होगा, कोई हिंदी बोलता होगा, तो उनकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, या फिर उनका कल्चर, उनका पहनावा, उनका खान पीन अलग हो सकता है। तो जो लोगों के बीच में जो भी डिफरेंस पाया जाता है एक देश के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एथनिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर हर कास्ट, हर लैंग्वेज, हर कल्चर के लोग दिखाए गए इस पिक्चर के अंदर, जो कि हमें एक एथनिक डाइवर्सिटी की क्या बोलते हैं, एक इमेज शो करता है हमें। आगे देखें, देखो भारत में किस प्रकार से पावर को शेयर किया गया है वो इसके अंदर बताया गया है। पहले क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, बिफोर अंडरस्टैंडिंग पावर शेयरिंग। हमें पावर शेयरिंग को समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा, वी शुड अंडरस्टैंड पावर शेयरिंग इन इंडिया। हमें समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर किस प्रकार से पावर को शेयर किया गया है वो इसके अंदर बताया गया है। देखो अगर भारत के अंदर पावर को शेयर करने की बात की जाए तो भारत के अंदर जो सरकार है, भारत के अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट है, भारत के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है भारत के अंदर, यानी कि भारत के अंदर कैसी सरकार है, भारत के अंदर एक संघीय सरकार है, भारत के अंदर एक संघीय सरकार है। संघीय सरकार का मतलब यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है कि भारत के अंदर जो पावर है वो डिवाइड है। भारत के अंदर पावर क्या है, डिवाइड है, किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये भारत के अंदर है ना। अब देखो इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि जो भारत के अंदर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों के दोनों मिलकर लॉज को बनाते हैं, कानून को बनाते हैं। जैसे कि यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून बनाना हो, या फिर स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाना हो, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर कानून को बनाना हो, तो इनके ऊपर कानून को बनाना या फिर लॉ को बनाने का काम कौन करता है, या तो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों मिलकर ही कानून बनाते हैं इसके ऊपर। अब इससे बढ़ेगा देखो क्या, इससे ये होगा कि जो भारत के अंदर जो लोग रहते हैं, जो भारत के अंदर लोग रहते हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, भारत के अंदर उनका सरकार के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। देखो स्टेट और सेंट्रल है ना, इन दोनों जगहों पर हमें लोग देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो अगर ये दोनों मिलकर कानून बनाएंगे तो इससे ये होगा कि इससे लोगों का पार्टिसिपेशन यानी कि इससे लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। चाहे वो इंसान किसी भी सोशल कैटेगरी का हो, उसके अंदर हमें किसी प्रकार की एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती हो, चाहे वो किसी भी रीजन में यानी कि किसी भी एरिया में रहता हो, है ना, इसके बावजूद भी उसका पार्टिसिपेशन बढ़ता है किसके अंदर, सरकार के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। ये ऐसा इंडिया के अंदर सिस्टम है ये वाला, है ना। लेकिन अगर बात की जाए, अगर इंडिया से अलावा दूसरे देशों की बात की जाए तो देखो दुनिया में कुछ देश हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं, हमें इंडिया से बाहर कुछ सम कंट्रीज ऐसी भी देखने को मिलती है जहां पर पावर को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, जहां पर पावर को सेपरेट किया जाता है यानी कि अलग किया जाता है। किसके बेस पर, या तो कास्ट के बेस पर या फिर लैंग्वेज के बेस पर। ये इंडिया से बाहर के देशों में, कुछ देशों में देखा जाता है ना। अब देखो इसमें होता क्या है कि पावर शेयरिंग को लेकर दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने समझदारी से काम लिया, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया, जिन्होंने अपने यहाँ के लोगों को पावर में हिस्सेदारी नहीं दी, शेयरिंग नहीं दी। कुछ देश ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए, यहाँ पर दो देशों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला दिया गया एग्जाम्पल श्रीलंका के बारे में और दूसरा एग्जाम्पल बेल्जियम के बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इन देशों के अंदर किस प्रकार की एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और यहाँ की सरकारों ने अपने यहाँ के लोगों को पावर में शेयरिंग देने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए थे, वो इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। ये जो मैंने पीछे समझाया है वो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, सेम टू सेम वही लिखा है जो मैंने आपको पीछे समझाया है मैंने। ये एक बार इसको आप देख लें। ये मैं 10 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ।
चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पर बात की जाएगी किसकी, यहाँ पर बात की जाएगी एथनिक डाइवर्सिटी इन बेल्जियम, कि बेल्जियम के अंदर किस प्रकार की हमें एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इससे पहले कि हम लोग देखें कि बेल्जियम में किस प्रकार की एथनिक डाइवर्सिटी है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा बेल्जियम के बारे में, कि बेल्जियम है कहाँ पर, इसकी पॉपुलेशन कितनी है ना, ये हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में देखना पड़ेगा। देखो अगर बात की जाए बेल्जियम की, तो देखो बेल्जियम यूरोप की एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, और इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है यहाँ की, 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, और ये यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम जो है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो बेल्जियम है, बेल्जियम हमारा हरियाणा स्टेट है ना, हमारे हरियाणा स्टेट से भी बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा स्टेट है, बहुत ही छोटा देश है बेल्जियम जो है। अब देखो बेल्जियम में जो अगर एथनिक डाइवर्सिटी की बात की जाए, तो बेल्जियम में एथनिक डाइवर्सिटी में वहां पर लैंग्वेज के बेस पर हमें एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है, इस पिक्चर में जो आप जो ब्लू कलर का जो पार्ट देख रहे हैं ना, ऊपर वाला पार्ट जो देख रहे हैं, इस नदन पार्ट को बोलते हैं क्या, इस नदन पार्ट को बोलते हैं फ्लेमिश। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेमिश, नदन पार्ट को बोलते हैं। और इस नदन पार्ट के अंदर 59% जो लोग रहते हैं वो डच भाषा को बोलते हैं। कहाँ पर, ब्लू वाले पार्ट के अंदर, नदन पार्ट के अंदर। जबकि अगर आप देखेंगे बेल्जियम के सदर्न पार्ट के अंदर, बेल्जियम का जो सदर्न पार्ट है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट, जो ग्रीन वाला पार्ट जो है, बेल्जियम का जो ग्रीन वाला पार्ट है, इस ग्रीन वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, वेलोनिया। और यहां पर वेलोनिया के अंदर 40% जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा अगर आप देखेंगे तो बेल्जियम में 1% वो लोग भी रहते हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में 1% वो लोग रहते हैं जो कि जर्मन भाषा बोलते हैं बेल्जियम के अंदर, और ये बेल्जियम के अलग अलग पार्टों में, अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं ये लोग। इसके अलावा देखो जो बेल्जियम की कैपिटल है, देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये तो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये है बेल्जियम की कैपिटल, इसका नाम है ब्रुसेल्स, इसका नाम है ब्रुसेल्स। तो जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के अंदर यहाँ पर 80%, ब्रुसेल्स के अंदर 80% कौन लोग रहते हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। जबकि यहाँ पर 20% जो हैं, यहाँ पर 20% डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, अब इन सब के अलावा अगर आप देखेंगे तो जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं ना, देखो उनकी पॉपुलेशन कम है, डच भाषा के कंपैरिजन में उनकी पॉपुलेशन तो कम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग काफ़ी रिच हैं, और वो लोग गवर्नमेंट के हायर पोजीशन के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग है ना, कौन लोग, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। अब जाहिर सी बात है भाई, जो लोग उस देश के अंदर, मतलब जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो लोग तो इस चीज़ से कहते हैं घृणा करेंगे, नफरत करेंगे इस चीज़ से कि भाई हम तो ज़्यादा हैं, और हमारे अलावा जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो तादाद में कम है, उनकी पॉपुलेशन कम है, उसके बावजूद भी वो लोग बड़ी बड़ी अथॉरिटी के अंदर हैं, सरकार के बड़े बड़े पदों के ऊपर वो लोग तैनात हैं। तो ये हमें जो आपको मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट बताया, मैंने इन 5 पॉइंट के अंदर आपको मैंने बताया क्या, एथनिक डाइवर्सिटी इन बेल्जियम, कि बेल्जियम में किस प्रकार की एथनिक डाइवर्सिटी है। तो हमें एक चीज़ दिखाई दी क्या, कि बेल्जियम में जो एथनिक डाइवर्सिटी है वो एथनिक डाइवर्सिटी लैंग्वेज के बेस पर है, वो एथनिक डाइवर्सिटी लैंग्वेज के बेस पर है, एथनिक डाइवर्सिटी बेल्जियम के अंदर हमें ये दिखाई दिया। इसके अंदर आगे चलते हैं, देखो जो मैंने आपको पीछे समझाया सेम टू सेम वो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ से नोट कर लेना इस चीज़ को, इस पॉइंट को। मैं जरा 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड कर देता हूँ। चलिए आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर अगर बात की जाए बेल्जियम की, देखो बेल्जियम जो है आपको मैंने बताया कि ये यूरोप की एक कंट्री है। अब देखो बेल्जियम का जो बॉर्डर है, बेल्जियम का बॉर्डर 4 देशों से लगता है। पहला जर्मनी, देखो यहाँ से लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो किन किन देशों से टच होता है। तो जर्मनी से टच होता है बेल्जियम का बॉर्डर, और फ्रांस से टच होता है, नीदरलैंड से टच होता है, और लग्जमबर्ग से टच होता है ना। तो GFNL इन 4 देशों के साथ बेल्जियम का बॉर्डर टच होता है। इतनी बात हो गई। अब आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, आगे पढ़ेंगे हम लोग एथनिक डाइवर्सिटी इन श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। देखो श्रीलंका की अगर बात की जाए, देखो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है ना। और श्रीलंका के अंदर भी हमें एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सबसे पहली बात देखो यहाँ पर आइलैंड का मतलब क्या होता है। देखो आइलैंड का मतलब होता है कि लैंड का वो पार्ट, जमीन का वो पार्ट
जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, कवर्ड होता है पानी से, उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। तो बेल्जियम एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ पर भी हमें एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब देखो पहली जो इसमें पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, देखो इसमें पहला पॉइंट जो हमें देखने को मिल रहा है कि बेल्जियम में 74% जो लोग रहते हैं, बेल्जियम में 74% जो लोग हैं वो सिन्हाला भाषा बोलते हैं, वो सिन्हाला भाषा बोलते हैं। सिन्हाला ये वहाँ की श्रीलंका की लैंग्वेज है जो कि वहाँ के 74% लोग बोलते हैं। और ये जो 74% जो लोग हैं ना, जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं, ये लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि ये लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। वहाँ पर ये लोग वहाँ पर बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर देखो क्या है कि बेल्जियम में 18% जो है बेल्जियम के अंदर वो तमिल भाषा के लोग रहते हैं। बेल्जियम में 18% तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं बेल्जियम के अंदर। और इन 18% लोगों के अंदर भी अगर आप देखेंगे, देखो इस 18% के अंदर भी 13% वो लोग हैं जो कि श्रीलंका के ही हैं, जो कि तमिल भाषा बोलते हैं, जबकि 5% वो लोग हैं जो कि इंडिया के तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, जिनको अंग्रेजों के द्वारा, जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए, श्रीलंका में खेती बाड़ी करने के लिए ले जाया गया था। तो 5% वो लोग हैं। तो इनको मिलाकर 13 और 5 को मिलाकर 18% बन गए। तो 18% श्रीलंका में तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और ये जो तमिल भाषा जो बोलने वाले लोग हैं ना, ये तमिल भाषा बोलने वाले लोग, ये लोग हिंदू धर्म को भी फॉलो करते हैं और मुस्लिम धर्म को भी फॉलो करते हैं, यानी कि ये वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को, दोनों ही रिलीजन को वहाँ पर ये लोग फॉलो करते हैं। इनके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो इनके अलावा श्रीलंका के अंदर 7% क्रिश्चियन लोग रहते हैं। 7% क्रिश्चियन लोग रहते हैं श्रीलंका के अंदर। और ये 7% लोग ये सिन्हाला भाषा भी बोलते हैं और तमिल भाषा भी बोलते हैं, यानी कि ये लोग 7% जो क्रिश्चियन लोग हैं ये सिन्हाला और तमिल दोनों ही प्रकार की भाषा को बोलते हैं। तो हमें एक चीज नजर आई इसके अंदर, हमने जो पढ़ा है एथनिक डाइवर्सिटी इन श्रीलंका, इस सारे पॉइंटों के अंदर हमें एक चीज नजर आई। नजर क्या है हमें इसके अंदर, क्या चीज नजर आई इसके अंदर हमें कि जो श्रीलंका के अंदर जो एथनिक डाइवर्सिटी है वो लैंग्वेज के बेस पर भी है प्लस रिलीजन के बेस पर भी है, यानी कि धर्म के बेस पर भी है। हमें दो तरीके से वहां पर एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है श्रीलंका के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मैंने पीछे समझाया सेम टू सेम वहां पर ये वहां पर हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप देख लेना। चलिए आगे चलता हूं। अब आपने देखा कि किस प्रकार से जो श्रीलंका के अंदर हमें एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती, हमें बेल्जियम के अंदर भी एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिली। लेकिन जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी जो कि लैंग्वेज के बेस पर और रिलीजन के बेस पर दोनों तरीके से दिखाई दी हमें एथनिक डाइवर्सिटी, इनके बेस पर एथनिक डाइवर्सिटी है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए, ऐसे कौन कौन से कदम उठाए अपने यहाँ के लोगों को पावर में शेयरिंग देने के लिए। तो देखो होता है क्या है, देखो उसमें सबसे पहले क्या बताया गया है, देखो बेल्जियम जो है, बेल्जियम 1948 में इंडिपेंडेंट होता है ब्रिटिशर्स से। जिस प्रकार से भारत को ब्रिटिशर्स ने अपना गुलाम बनाया हुआ था, उसी प्रकार से श्रीलंका को भी अपना गुलाम बनाया हुआ था ब्रिटिशर्स ने। तो 1948 में श्रीलंका उससे आज़ाद होता है, ब्रिटिशर्स से आज़ाद होता है। और आज़ाद होने के बाद अगर आप देखेंगे, देखो आज़ाद होने के बाद अगर आप श्रीलंका में देखेंगे तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है। वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक तरीके से, वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चुना जाता है। देखो डेमोक्रेटिक तरीके का मतलब होता है क्या, कि वहाँ पर जो सरकार चुनी जाती है ना, उसको वहाँ के सभी लोग मिलकर चुनते हैं, चाहे वो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हों, चाहे वो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हों, कोई भी हो, सभी लोगों ने मिलजुल कर वहाँ पर सरकार को चुना था, श्रीलंका की सरकार को चुना था। लेकिन होता क्या है, देखो जिस सरकार को चुना गया था श्रीलंका में लोगों के द्वारा डेमोक्रेटिक तरीके से, उस सरकार के अंदर ज़्यादातर जो नंबर्स जो है, ज़्यादातर जो नंबर्स जो संख्या जो है वो किसकी बढ़ जाती है, सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। सरकार को चुना किसने, सरकार को सभी लोगों ने मिलजुल कर चुना है, लोकतांत्रिक तरीके से चुना है। लेकिन इसके बावजूद भी उस सरकार के अंदर ज़्यादातर जो लोग जो थे वो कौन से आ गए थे, सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग आ गए थे। अब जब सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग जब उस सरकार के अंदर आ गए तो उन लोगों ने अपना डोमिनेंस बनाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने अपना डोमिनेंस यानी कि अपना प्रभुत्व
अगर इसको आसान भाषा में बोलूं तो दबदबा, अपना दबदबा यानी कि अपना प्रभुत्व यानी कि अपना डोमिनेंस बनाना शुरू कर दिया। अब देखो डोमिनेंस बनाने के लिए उन लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे, सिन्हाला भाषा के लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे। पहला पॉइंट देखो, सिन्हाला भाषा जो बोलने वाले जो लोग थे ना, उन्होंने पहला कदम ये उठाया कि उन लोगों ने सिन्हाला भाषा को, सिन्हाला लैंग्वेज को उन लोगों ने 1956 में, कब 1956 में उन लोगों ने सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया कि आज से श्रीलंका की पूरी भाषा क्या होगी, सिन्हाला भाषा होगी। दूसरी बात कि जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले जो लोग थे ना, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाने लगी, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाने लगी, प्राथमिकता दी जाने लगी। कहाँ पर? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जॉब्स के अंदर। इसका मतलब देखो ये हुआ कि भले ही सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग किसी काबिल हो ना हो, उनके पास वो क्वालिफिकेशन हो ना हो जो तमिल भाषा के लोगों के पास हो, उसके बावजूद भी उन लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही थी। अगर कॉलेज में एडमिशन देना हो, अगर जॉब्स में अगर उनको नौकरियां देनी हो, तो सबसे पहले उनको दी जा रही थी। भले ही तमिल लोगों के पास कितनी भी डिग्रियां हो, कितनी भी उनके पास क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी हो, उसके बावजूद भी सबसे पहले उनको लिया जा रहा था, सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों को। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखो, सिन्हाला भाषा जो बोलते थे वो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो उन लोगों ने बुद्धिज्म को नेशनल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। ये बोला कि आज से जो बुद्धिज्म जो होगा वो राष्ट्र धर्म होगा, हमारे पूरे देश का धर्म होगा, उन लोगों ने ऐसा बोला। उसके बाद उन लोगों ने देखो क्या करा कि बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने डोनेशन दिए, दान दिए, पेट्रोन्स दिए, यानी कि उस धर्म का संरक्षण किया, बचाव किया कि कोई उसके ऊपर कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो हर तरीके से बुद्धिज्म को प्रमोट किया। अब भाई जाहिर सी बात है भाई, जो श्रीलंका में जो तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? आप अपनी लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उनकी लैंग्वेज ही नहीं है क्या? इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप प्रायोरिटी दे रहे हैं किसको? सिन्हाला भाषा के बोलने वाले लोगों को आप यूनिवर्सिटीज के अंदर, जॉब्स के अंदर आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, जबकि जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, है ना। और उसके अलावा आप बुद्धिज्म को क्या कर रहे हैं? आप बुद्धिज्म को नेशनल रिलीजन डिक्लेयर कर रहे हैं कि आज से बुद्धिज्म क्या होगा, हमारे राष्ट्र धर्म होगा। तो भाई जो वो लोग जो हिंदुज्म को जो वो लोग फॉलो करते हैं, वो लोग जो मुस्लिम को जो फॉलो करते हैं, तो हिंदुज्म और जो मुस्लिम जो है वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका धर्म कहाँ जाएगा, है ना। और इसके अलावा आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं वो लोग, जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो लोग बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, यानी कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो भाई दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो इससे ऐसे होगा क्या भाई, ऐसे तो उनका नुकसान होगा ना। देखो ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा है, ये चीटिंग है भैया। ये सारे काम उन्होंने अच्छे मतलब ये अपने फेवर में सारे काम किए सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों ने, चुनने के बाद भी। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये चीटिंग है भैया। आगे देखो, जो मैंने पीछे समझा है वो पूरा यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब देखो, श्रीलंका में जो भी स्टेप्स लिए गए थे वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ की इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए गए थे सरकार में आने के बाद, तो उसका पूरे श्रीलंका के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ा, है ना। अब भाई जाहिर सी बात है, ज़्यादा संख्या में कौन लोग थे वहाँ पर? सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग थे। अब देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, अपना डोमिनेंस बना रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? मेजोरिटेरिज्म बोलेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो श्रीलंका में जो वहाँ पर जो वो था मेजोरिटेरिज्म जो था वहाँ पर, तो उस मेजोरिटेरिज्म का वहाँ के श्रीलंका के समाज पर, देश पर क्या इफेक्ट पड़ा उसका। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। ये पहला पॉइंट इसके अंदर ये लिखा हुआ कि अब श्रीलंका में जो क्या बोलते हैं तमिल भाषा जो बोलने वाले लोग थे ना, उन लोगों ने अपनी खुद की अलग अलग पार्टियां बनाना शुरू कर दी। उन लोगों ने अपनी खुद की पार्टियां बनाना शुरू कर दी और उन लोगों ने ट्राई किया कि तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। ये तमिल भाषा के लोगों ने किया। कब किया? जब सिन्हाला भाषा लोगों ने अपना डोमिनेंस बनाना शुरू किया, उसके बावजूद मतलब उसके बाद इन लोगों ने ये काम करना शुरू किया था। उसके बाद आप देखें कि देखो उन लोगों ने क्या करा कि उन लोगों ने जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे ना, उन लोगों ने डिमांड करी किसकी? रीजनल ऑटोनॉमी की, यानी कि स्वायत्ता की मांग करी। कि इसका देखो, इसका रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जिस भी इलाके में, जिस भी एरियाज में वो तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते थे ना, तो उनका कहना ये था कि हमें हमारे इलाके के अंदर ही एक ऑटोनॉमी दे दी जाए, सेल्फ ऑटोनॉमी दे दी जाए।
इसका मतलब ये होता है कि उस इलाके में जो नियम कानून जो बनाए जाएंगे वो तमिल भाषा के लोगों के द्वारा ही बनाए जाए। इसको बोलते हैं क्या, रीजनल ऑटोनॉमी या फिर सेल्फ ऑटोनॉमी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो देखो उन लोगों ने रीजनल ऑटोनॉमी तो मांगी ही मांगी, लेकिन साथ में इसके अलावा उन लोगों ने अपॉर्चुनिटी, उन लोगों ने इक्वल अपॉर्चुनिटी मांगी। किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, यानी कि रोजगार के अंदर। ये तमिल लोगों ने क्या बोलते हैं, सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों के डोमिनेंस के बाद ये सब करना शुरू किया था। आप देखो तीसरा पॉइंट, आप इसके अंदर देखो 1980 में श्रीलंका में एक पार्टी बनती है। श्रीलंका में एक पार्टी बनती है, इस पार्टी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये इसकी फुल फॉर्म है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इसकी फुल फॉर्म है। तो इस पार्टी को 1980 में बनाया गया था। जब ये पार्टी बनी ना, तो इस पार्टी ने श्रीलंका में जो तमिल भाषा जो लोग बोलते थे ना, उनके लिए एक अलग देश मांग करने की डिमांड कर दी। उनके लिए एक सेपरेट कंट्री, एक सेपरेट नेशन की डिमांड करना शुरू कर दी कि भाई हमें क्या है कि हमें नहीं रहना इस देश के अंदर, है ना। उन्होंने एक अलग डिमांड कर दी कि भाई हमें एक अलग देश चाहिए। किन्होंने, ये तमिल भाषा बोलने वाले लोगों ने एक अलग डिमांड शुरू कर दी थी वहां पर श्रीलंका के अंदर। ये कब हो रहा है, ये वो स्टेप्स लेने के बाद हो रहा है सारे काम। चौथा पॉइंट देखिए इसके अंदर, देखो ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो था ना, ये भी जो झगड़ा जो था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो था, ये कॉन्फ्लिक्ट यानी कि ये जो संघर्ष था, ये जो संघर्ष है ना, ये संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ता गया। किसके बीच में, तमिल भाषा के लोगों के बीच में और सिन्हाला भाषा के लोगों के बीच में। ये संघर्ष डे बाय डे, दिन पर दिन क्या हो गया, बढ़ता चला गया। और बढ़ते 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 क्या हुआ कि इस संघर्ष ने, इस कॉन्फ्लिक्ट ने सिविल वॉर का रूप ले लिया था। इसने सिविल वॉर का रूप ले लिया था। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है आपको आगे पूरा समझाऊंगा। इसके बाद देखें, देखो इसका एक इफेक्ट और पड़ा था। क्या पड़ा था, देखो श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला भाषा के जो लोग थे ना, जिन लोगों ने अपना वहां पर मेजोरिटेरिज्म दिखाया था, जिन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू किया था जिन भाषा के लोगों ने, तो उससे एक प्रॉब्लम और क्रिएट हुई। वो क्रिएट क्या हुई कि वहां पर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ, ये वहां पर काफी ज्यादा अफेक्टेड हुई थी। और आज भी हम देखेंगे ना, आज भी देखो वहां पर श्रीलंका के अंदर आज भी वहां के सोशल इकोनॉमिक जो लाइफ है वो काफी अफेक्टेड है इस चीज के ऊपर, है ना। इस चीज की वजह से वहां पर काफी अफेक्टेड हमें दिखाई देती है। देखो कभी भी श्रीलंका के अंदर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है वहां पर, है ना। वहां पर कभी भी मतलब वहां पर क्या होता है कि कभी भी वहां पर सिविल वॉर वहां पर कभी भी छिड़ जाता है वहां पर श्रीलंका के अंदर। ये अभी भी हमें देखने को मिलता है। ये इसकी वजह से ही हुआ था। ये सारा हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे चल रहा हूँ। आगे देखो पीछे दो वर्ड आए थे। पहले एक वर्ड क्या आया था, मेजोरिटेरिज्म, और दूसरा वर्ड क्या आया था, सिविल वॉर। सबसे पहले हम समझेंगे किसके बारे में, हम समझेंगे यहाँ पर मेजोरिटेरिज्म के बारे में समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखो मेजोरिटेरिज्म का मतलब होता है कि जब किसी एक देश के अंदर, किसी देश के अंदर क्या होता है, जब किसी एक देश के अंदर किसी एक रिलीजन के लोग ज़्यादा हो जाएं, किसी एक रिलीजन या कास्ट या लैंग्वेज को बोलने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, और ये सभी लोग अपना डोमिनेंस बनाते हैं किसके ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर जो नंबर्स में कम होते हैं। जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं उनके ऊपर अगर ये लोग डोमिनेंस बनाना शुरू करेंगे, लोग कौन लोग, जो किसी देश के अंदर जो लोग धर्म रिलीजन में ज़्यादा हो, है ना, या उनकी ज़्यादा कास्ट के लोग, मतलब उस देश के अंदर एक कास्ट के लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हो, ज़्यादा संख्या में रहते हो, या फिर एक भाषा को बोलने वाले लोग ज़्यादा हो किसी देश के अंदर, और वो सभी लोग मिलकर माइनॉरिटी के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाना शुरू करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, मेजोरिटेरिज्म बोलते हैं इसको हम लोग। आगे आगे क्या लिखा, सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब देखो इसमें दिखा रखा है ये पूरा पिक्चर में। अच्छा, सिविल वॉर का मतलब देखो क्या होता है, देखो सिविल वॉर का मतलब होता है जब किसी एक देश के अंदर, क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटीज़, जब किसी एक देश के अंदर दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटीज़ क्या होता है कि वो आमने, मतलब ये उनके बीच में अगर कोई वायलेंट, अगर कोई हिंसा हो जाए, जब किसी कंट्री के अंदर दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटीज़ के बीच में कोई हिंसा, कोई वायलेंट अगर हो जाए, और ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ फेस टू फेस आ जाए, दोनों आमने सामने आ जाएं, तो इस पूरी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। यानी कि एक देश के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, गवर्नमेंट के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में क्या होना, लड़ाई झगड़ा होना,
है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और ये कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिली है, ये कंडीशन हमें श्रीलंका के अंदर देखने को मिली है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो इसमें दिखा रखा है क्या कि किस प्रकार से देखो ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं और किस प्रकार से जो वहाँ के सिविलियंस जो हैं, जो वहाँ के जो नागरिक जो हैं, वो किस प्रकार से आपस में भिड़े हुए हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं। आगे ये तो हमने अभी तक श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अगर बात की जाए बेल्जियम के बारे में, तो बेल्जियम जो था कि बेल्जियम ने जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने श्रीलंका की तरह रास्ता नहीं अपनाया। जो रास्ता श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के लोगों को, सभी लोगों को पावर में शेयरिंग देने के लिए तरीका जो अपनाया था ना श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, उससे डिफरेंट तरीका अपनाया था किसने, बेल्जियम ने अपनाया था। और इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि बेल्जियम के अंदर सिविल वॉर वगैरह कुछ नहीं होता है। पहली बात देखो, जो बेल्जियम है, बेल्जियम जो था, बेल्जियम ने अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 से लेकर 1993 तक उसने अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बड़े क्या कहते चेंज किए थे। उसने 4 बड़े क्या कहते उसने चेंज किए थे बेल्जियम की गवर्नमेंट ने। पहला जो उसने पहला चेंज क्या किया था, देखो उसने पहला चेंज ये किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, जो पूरे देश की सरकार जो होती है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चाहे डच भाषा के लोग हों, चाहे फ्रेंच भाषा के लोग हों, इन दोनों के नंबर्स को इक्वल कर दिया गया। यानी कि अगर 50 डच भाषा के लोग होंगे तो 50 ही फ्रेंच भाषा के लोग भी होंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वहाँ की सरकार ने कर दिया। इसके अलावा और क्या था, देखो उसके अलावा ये किया कि अगर बेल्जियम के अंदर कोई भी अगर कानून अगर बनाया जाता है, तो उस कानून के ऊपर, उस कानून को बनाने के लिए हमें इक्वल मेजोरिटी चाहिए होगी। उस कानून को बनाने के लिए, पास होने के लिए इक्वल मेजोरिटी, किसकी इक्वल मेजोरिटी, डच भाषा के लोगों की और फ्रेंच भाषा के लोगों की। अगर 30% लोग, अगर 30% डच भाषा के लोग कहते हैं कि भाई ये बिल पास होना चाहिए, और 30% फ्रेंच भाषा के लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये बिल पास हो जाना चाहिए, तो बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन अगर 30% डच भाषा के लोग हैं और 20% फ्रेंच भाषा के लोग हैं, तब वो जो बिल होगा वो बिल कानून नहीं बन सकता है ना। ये पहला वाला चेंज किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहाँ की सरकार ने। दूसरा पॉइंट इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर दूसरा पॉइंट देखो इसके अंदर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से अलग कर दिया गया। क्या लिखा हुआ इसके अंदर कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी ना, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपैरिजन में ज्यादा पावर दे दी गई। ये दूसरा कदम उठाया गया था, कहां पर, कि दूसरा चेंज किया गया था बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहां के लोगों के द्वारा। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, जो बेल्जियम की कैपिटल थी ना, ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, उस ब्रुसेल्स के अंदर आपको पता कि ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, फ्रेंच भाषा के लोगों की, 80% थे वो लोग, जबकि 20% कौन थे, डच भाषा के लोग थे। लेकिन इस बेल्जियम के जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, इस ब्रुसेल्स के अंदर अलग प्रकार की गवर्नमेंट बनाई गई। यानी कि ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की थी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थी। यहाँ पर अलग प्रकार की गवर्नमेंट बनाई गई यहाँ पर। और इस गवर्नमेंट के अंदर भी चाहे डच भाषा के लोग हों, चाहे फ्रेंच भाषा के लोग हों, इन दोनों के नंबर्स को इक्वल कर देगा, बराबर कर देगा इस वाली सरकार के अंदर भी। इसके अलावा हम देखेंगे, देखो चौथा पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो बेल्जियम की सरकार है, बेल्जियम की सरकार ने अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज ये भी किया कि वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई जाने लगी। वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट को, सामुदायिक सरकार को भी बनाया जाने लगा था। कहाँ पर, बेल्जियम के अंदर। और इस वाली सरकार का काम क्या था, देखो इस वाली सरकार का काम ये था कि ये वाली सरकार लैंग्वेज, एजुकेशन, कल्चर, इस प्रकार के मतलब इस प्रकार की चीज़ों को लेकर डिसीजन लेती थी, निर्णय लेती थी, फैसला लेती थी। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होती थी, ये 4 चेंज किए थे वहां की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये सेम हिंदी में लिखा हुआ है इसके अंदर। चलिए आगे चल रहा हूं। अब यहां पर हम लोग कुछ डिफरेंस देखेंगे किसके अंदर, बेल्जियम के अंदर और श्रीलंका के अंदर। देखो बेल्जियम ने अपने यहां पर, अगर हम चेंज देखें बेल्जियम के अंदर और श्रीलंका के अंदर, देखो बेल्जियम का पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है कि बेल्जियम ने एक्सेप्ट किया है क्या, पावर शेयरिंग को, कि बेल्जियम ने सभी लोग को बराबर रूप से पावर को बांट दिया गया था। ये बेल्जियम ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है।
दूसरी बात, देखो बेल्जियम में चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी हो, किसी भी सोशल कैटेगरी का हो, किसी भी एथनिक डाइवर्सिटी का हो, उसकी लैंग्वेज अलग हो, सभी को बराबर रूप से सभी के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बेल्जियम के अंदर, है ना। जबकि इसके अलावा और क्या था, देखो बेल्जियम ने अपने यहाँ पर सिविल वॉर को अवॉइड किया था, उसने सिविल वॉर को नकारा था, टाला था सिविल वॉर को, सिविल वॉर ना हो, है ना, बेल्जियम ने। इसके अलावा देखो आज भी हमें बेल्जियम के अंदर वहाँ पर हमें आज भी वहाँ के लोगों के बीच में हार्मनी यानी कि भाईचारा देखने को मिलता है, और सिंपैथी यानी कि सहानुभूति देखने को मिलती है आज भी वहाँ के लोगों के बीच में, आज भी हमें देखने को मिलता है बेल्जियम के अंदर। जबकि अगर हम लोग श्रीलंका के बारे में देखें तो श्रीलंका में पहला पॉइंट क्या है, तो श्रीलंका ने अपने यहाँ पर क्या करा कि श्रीलंका ने अपने यहाँ पर मेजोरिटेरिज्म को अपनाया है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है उसने, श्रीलंका ने। दूसरी बात, देखो श्रीलंका में क्या है कि श्रीलंका में वहाँ पर सभी लोगों को इक्वल पावर नहीं बांटी गई श्रीलंका के अंदर, बल्कि श्रीलंका के अंदर प्रायोरिटी दी गई, श्रीलंका के अंदर प्रायोरिटी दी गई, प्राथमिकता दी गई किसको, सिंहला भाषा बोलने वाले लोगों को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका में बढ़ावा दिया गया किसको, सिविल वॉर को। जबकि बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में सिविल वॉर को अवॉइड किया गया था, यहाँ पर क्या किया गया, इंकरेज किया गया है सिविल वॉर को श्रीलंका के अंदर। और देखो श्रीलंका में आज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है श्रीलंका के अंदर, हमें आज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है श्रीलंका के अंदर। आज भी वहाँ पर कभी भी वहाँ पर एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन कभी भी वहाँ पर बन जाती है, कभी भी वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है श्रीलंका के अंदर। तो ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अगर पेपर में आता है डिफरेंस करने के लिए तो आप लोग इस तरीके से डिफरेंस भी कर सकते हैं पेपर के अंदर। ये सेम हिंदी के अंदर लिखा हुआ है ये। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम जो पावर बांटते हैं लोगों के बीच में, तो पावर को बांटना जरूरी क्यों है। अगर हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो लोगों के बीच में पावर शेयरिंग क्यों की जानी चाहिए, तो इस चीज को लेकर देखो दो रीजन बताए गए हैं। पहले वाले रीजन का नाम क्या है, प्रूडेंशियल रीजन, और दूसरा वाला रीजन क्या है, मोरल रीजन। कि दो प्रकार के अलग अलग रीजन हैं जिनको लेकर बताया गया कि हाँ भाई पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात कौन सा है, प्रूडेंशियल रीजन। देखो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है कि वो ऐसा रीजन जो दिमाग से लिया गया रीजन होता है, जो कि सोच समझ कर लिया गया रीजन होता है। जैसे कि देखो मेरी बात सुनो, प्रूडेंशियल रीजन के अंदर पहला पॉइंट इसके अंदर ये बताया गया है कि देखो अगर हम लोगों के बीच में पावर को बांटते हैं तो उससे लोगों के बीच में यूनिटी बनी रहेगी, उससे लोगों के बीच में यूनिटी मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। ये दिमाग से लिया गया फैसला है। और लोगों के बीच में क्या होगा, और देश में इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता भी बनी रहेगी, देश की अखंडता बनी रहेगी और देश की एकता भी बनी रहेगी। कब, जब हम लोगों के बीच में पावर को बांटते हैं। ये क्या है, ये प्रूडेंशियल रीजन है, ये दिमाग से लिया गया फैसला है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखो अगर हम लोग लोगों के बीच में पावर को बांटते हैं तो उससे अवॉइड किया जा सकता है किसको, सोशल डिवीजन को। यानी कि समाज में जो भी ऊंच नीच जो भी होती है ना, गरीब अमीर, है ना, गरीब अमीर, या फिर समाज में जो भी जाति के बेस पर जो भी डिवीजन जो होता है, जाति के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, है ना, या क्या बोलते हैं इकोनॉमी के बेस पर जो भी लोगों में जो डिवीजन होता है, सोशल डिवीजन जो होता है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। ये भी दिमाग से लिया गया फैसला होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंशियल रीजन बोलते हैं इसको हम लोग। तीसरा हमारा क्या है, देखो अगर हम किसी देश के अंदर पावर को लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं तो उससे सिविल वॉर को टाला जा सकता है। भाई कोई देश चाहेगा कि उसके देश के अंदर सिविल वॉर हो, नहीं चाहेगा ना। तो ये दिमाग से लिया गया फैसला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंशियल रीजन बोलते हैं। तो इससे सिविल वॉर को टाला जा सकता है। और आगे क्या है, देखो आगे क्या है कि अगर हम लोग पावर को सभी लोगों में इक्वली डिवाइड करते हैं, बांट देते हैं, तो उससे क्या होता है, देखो उससे देश मजबूत होता है। इससे कोई भी कंट्री मजबूत होगी, उससे कोई भी कंट्री क्या होगी, मजबूत होगी। मजबूत कैसे होगी, देखो मजबूत ऐसे होगी कि भाई उस देश में जो सभी रिलीजन, कल्चर, कास्ट, सभी हर प्रकार के लोग रहते होंगे। जब सभी को बराबर का हक मिलेगा, सभी को बराबर का राइट मिलेगा, तो सभी लोग अपने अपने काबिलियत के बेस पर अपना अपना काम करेंगे, तो उससे देश मजबूत होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखो क्या है कि अगर हम लोगों के बीच में पावर को बांट देते हैं तो उससे इकोनॉमिक, उससे सोशल, उससे पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलता है किसी देश के अंदर। ये सारे कैसे कारण है, ये सारे के सारे रीजन है कैसे, प्रूडेंशियल रीजन है कि दिमाग से लिए गए फैसले हैं। दूसरा हमारा क्या है, मोरल रीजन। देखो मोरल रीजन का मतलब होता है कि ऐसे फैसले जो दिल से लिए गए फैसले होते हैं, है ना। जैसे कि
इसमें पहला पॉइंट क्या है, देखो इसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि भाई अगर हम किसी देश के अंदर लोगों के बीच में पावर को बांटते हैं तो उससे क्या होगा, उससे देखो ये होगा कि लोगों के मतलब समाज के अंदर सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सभी लोगों को क्या होगा, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बराबर अवसर मिलेंगे और समाज के अंदर से डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को खत्म भी किया जा सकता है। ये भी इसके अंदर में देखने को मिलता है। एक सेकंड जरा आप लोग जरा एक सेकंड रुकना। आगे देखो, अब देखो किसी भी देश के अंदर लोगों के बीच में पावर को इसलिए भी बांटा जाता है ताकि उससे क्या हो, देखो उससे उस देश के अंदर जो भी माइनॉरिटी लोग रहते हैं, जो भी किसी देश के अंदर जो भी माइनॉरिटी जो लोग रहते हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, इसीलिए भी लोगों के बीच में पावर को बांटा जाता है। ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर देखो क्या है कि लोगों के बीच में पावर को देखो इसलिए बांटा जाता है ताकि लोगों के बीच में क्या हो, कि लोगों के बीच में एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, लोगों के बीच में, है ना, लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और लोगों के बीच में क्या हो, एक सेंसिटिविटी बनी रहे, यानी कि संवेदनशीलता बनी रहे लोगों के बीच में। तो लोगों के बीच में सद्भावना, है ना, सद्भावना, भाईचारा, सहयोग आपस में बना रहे, तो इसलिए भी पावर को शेयर करना चाहिए। ये मोरल रीजन है। आगे देखें आप लोग, इसके अंदर देखो हमें समाज के अंदर सभी लोगों को पावर में इक्वली भागीदार बनाना चाहिए। उससे होगा क्या, देखो उससे ये होगा कि समाज में जो वीकर सेक्शन है, समाज में जो लोग कमजोर हैं और पिछड़े हुए हैं, समाज में जो लोग वीक हैं और बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं, वो सभी लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यानी कि प्रशासन के अंदर वो लोग भी आ सकते हैं, वो लोग भी अपनी आवाज़ों को उठा सकते हैं, है ना। तो ये मोरल रीजन है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि देखो हमें सभी लोगों को सत्ता में भागीदार यानी कि पावर में शेयरिंग देना चाहिए। इससे होगा क्या, देखो अगर हम लोग पावर में सभी लोगों को इक्वली पावर शेयरिंग देंगे तो उससे जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स जो हैं, वुमेन्स भी सरकार में आ पाएंगी। जब वुमेन सरकार में आ पाएंगी तो सरकार में आने के बाद वो अपने लिए आवाज़ को उठा पाएंगी, है ना। उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनके जो भी बिंदुस हैं, उन बिंदुस को, उन पॉइंट ऑफ व्यू को वो सरकार के सामने रख सकती है। कौन, वुमेन। भाई जो परेशानियां वुमेन को हैं तो वुमेन अपनी परेशानियों को भली भांति जानती है, अच्छे से जानती है। तो सरकार में पार्टिसिपेशन देने के बाद वुमेन अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने बेहतर तरीके से रख सकती हैं। तो ये दो रीजन आपको बताया मैंने, क्या, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन को हिंदी में बोलते हैं युक्ति परक कारक, युक्ति परक कारक, और मोरल को बोलते हैं नैतिक कारक। हालांकि अगले पेज पे लिखा हुआ है हिंदी में पूरा, ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लेना। आगे चलता हूँ। ये इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। हेडिंग का नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि जो पावर शेयरिंग जो होती है, पावर शेयरिंग को कितने तरीके से बांटा जा सकता है, पावर शेयरिंग को कितने तरीके से बांटा जा सकता है। पहला तरीका क्या है, हॉरिजॉन्टल पार्टनरशिप। देखो पहला तरीका है क्या, हॉरिजॉन्टल पावर पार्टनरशिप यानी कि पावर शेयरिंग। देखो इसमें क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर ये होता है कि पावर को हम लोग एक ही लेवल पर बांट देते हैं, पावर को हम लोग एक ही लेवल पर बांट देते हैं। सिर्फ एक लेवल होता है, वन लेवल होता है इसके अंदर। पावर को हम लोग एक लेवल पर बांट देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या होता है, एक ही लेवल पर क्या, जैसे कि लेजिस्लेटिव, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जैसे कि जुडिशरी यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बीच में, ये तीनों क्या है, एक ही लेवल पर है ना, तीनों, ये तीनों एक ही लेवल पर है। तो इनके बीच में जो पावर को बांटा जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं इसको हम लोग, यानी कि इसमें पावर को एक ही लेवल पर बांटा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, वर्टिकल पावर शेयरिंग या फिर वर्टिकल पार्टनरशिप बोलते हैं इसको हम लोग। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर ये होता है कि इसमें पावर को जो बांटा जाता है, पावर को एक अलग अलग लेवल पर बांटा जाता है। पावर को दो या फिर तीन लेवल पर पावर को बांटा जाता है इसके अंदर,
एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो अब देखो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग है और लोकल गवर्नमेंट की पावर अलग है। तो जब पावर को अलग अलग लेवल पर, जब पावर को दो या दो से ज़्यादा लेवल पर बांटा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा क्या है, पावर शेयरिंग एज सोशल ग्रुप, पावर को अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच में बांट देना, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो जब हम लोग पावर को बांटते हैं किसके बेस पर, लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच पे, भाषाई समूह के बीच में, है ना, रिलीजियस ग्रुप के बीच में, धार्मिक समूह के बीच में, और माइनॉरिटीज के बीच में और वुमेन्स के बीच में, जब पावर को अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच में यानी कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में जब पावर को बांटा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पावर शेयरिंग एज सोशल ग्रुप, यानी कि पावर को अलग अलग समूहों के बीच में बांट देना। अब बस एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, उसका नाम है पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर ग्रुप। जब हम पावर को अलग अलग दबाव समूहों के रूप में बांटते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर ग्रुप। अब देखो इसके अंदर होता क्या है कि इस प्रकार मतलब जब हम लोग पावर को अलग अलग ग्रुप्स के बीच में बांटते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फार्मर्स के बीच में बांटते हैं, जब हम पावर को फार्मर्स के बीच में बांटते हैं, वर्कर्स के बीच में बांटते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में बांटते हैं और ट्रेडर्स के बीच में बांटते हैं, और ये सभी लोग मिलकर सरकार पर कंट्रोल करते हैं, किसके थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू। जब ये लोग सरकार पर दबाव बनाते हैं तो इस प्रकार के पावर शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।